हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से अभी तक जितने भी एसएससी अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बीपीएससी, ठीक, बिहार पब्लिक बीपीएससी या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में, या यूं कहें कि बिहार में अभी भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के जीएस प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। और देखिए, एक तरफ से प्रश्न है और दूसरे बगल में ही दिया है कि कौन से प्रश्न किस एग्जाम में मतलब पूछे गए हैं। हालांकि ये पूरा पूरा नहीं दिया है, ये प्रश्न मतलब कहीं और भी पूछा गया लेकिन पूरा दिया नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी देख लीजिए कि इतने इस प्रश्नों को कितना महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों की कितनी महत्वपूर्ण है कि ये आने वाले एग्जाम में भी लगभग यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। जैसे कि हाल ही में बिहार में लगातार कई एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि एईडीओ का एग्जाम है अभी हाल ही में जनवरी में जो प्रस्तावित है। एडीओ है, बीएसएससी मतलब इसका फोर्थ है जो सीजीएल फोर्थ होने वाला है, या बीएसओ का एग्जाम होने वाला है, या एएसओ है। तो जितने भी एग्जाम हैं, या यूं कहें कि दरोगा, बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है, ये सारे की सारी जीएस लगभग यहीं से होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कितना प्रश्न है इसमें। आज आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस चैनल पे बिहार से संबंधित सारे मतलब जीएस के सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? तो गांव सरपंच के लिए। गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम और खुद और मुकद्दम, ये दो शब्द गांव के सरपंच के लिए किया जाता। अगला है कि जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बलबन ने। जिले इलाही खुद को कहता था जिले इलाही, अर्थात ईश्वर की छाया बोलता था जिले इलाही। तो बलबन अर्थ मतलब करने वाले अल्लाह का छाया एक तरह से, तो बलबन ने इसके शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये देखिए 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसे लाख बख्श कहा जाता है, तो ये अपने आप को लाख बख्श कौन कहता था? तो कुतुबुद्दीन कहता था। और ये कुतुबुद्दीन अपने आप को लाख बख्श कहता क्यों था भाई? ये लाखों का डेली दान देता था, कहने का मतलब ये बहुत दान दाता, मतलब बहुत ही दाता था, मतलब दान देता था बहुत ज्यादा, लाखों का डेली प्रतिदिन दान देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये बीपीएससी एईओ हाल ही में 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा है। अगला अलबरूनी दरबारी कवि था, तो अलबरूनी दरबारी कवि किसका था? गजनवी। और ये गजनवी के साथ ही मतलब यहाँ भारत में आया था। और ये पटना हाई कोर्ट, देखिए मतलब कहने मतलब कि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही प्रश्न आगे भी एग्जामों में रिपीटेड किए जाएंगे। अगला है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसे भाई? तो मोहम्मद मतलब सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। तो आप सभी लोग पता होगा कुतुब मीनार के निर्माण में तीन लोगों का हाथ था। एक तो कुतुबुद्दीन खुद ही था, दूसरा इल्तुतमिश था, और तीसरा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीनों प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका हाथ नहीं था, इन तीनों का दे देता है और मतलब किसी दूसरे शासक का नाम दे देता है। खैर ये यहाँ पूछा नहीं है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है इल्तुतमिश शासक था कहाँ किसका भाई? तो गुलाम वंश का शासक था। और इल्तुतमिश को ही ना गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, गुलाब लिख दिया हूँ, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसे गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि देखिए मोहम्मद गौरी जो था, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, इसलिए गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है, अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। अगला है कि इक्तदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने ही किया था इसको। ठीक है, और मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है किसका? तो ये इल्तुतमिश ही है। और कुतुब मीनार का पूरा किया गया था किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए ये कहा ना कि मतलब प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किनका किनका सहयोग था? तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, एक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह
फिरोज शाह था। ठीक है, खैर ये हो गया। अगला प्रश्न है, विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है क्या है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा। ये और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि पहले ये एक सरस्वती मंदिर था। क्या था? एक सरस्वती जी का मंदिर था। ठीक है, और मतलब मंदिर, अब सभी लोग पता है पहले के स्थान पे जो गुरुकुल थे ज्यादातर मंदिर के बगल में ही विद्यालय खोले जाते थे। तो ये विद्यालय का है या मंदिर का है, दोनों था। और इसी को उस पर ढांचा बनवा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अगला कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या है? और वर्तमान में तो मस्जिद है, लेकिन सब पहले ये क्या था? सरस्वती मंदिर था या विद्यालय था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किस धातु के बने होते थे? ये चांदा और तांबा के बने थे। चांदी और तांबा का बने होते हैं। किसका? चांदी और तांबा का बने होते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता, मतलब कहने मतलब बगल में ये जो किस एग्जाम पूछा है लिखा, मतलब इसको हटा के थोड़ा बड़ा कर देता। लेकिन क्या है ना कि इससे जो दिखता रहेगा ना कि किस एग्जाम में पूछा है, तो इससे क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कहने का मतलब कि लगेगा कि हाँ ये सारे प्रश्न मतलब महत्वपूर्ण है, किस एग्जाम में पूछा है, तुरंत दिख भी जाएगा कि हाँ किस एग्जाम में पूछा है। तो इसलिए मैं उसे बड़ा नहीं कर रहा हूँ। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि कारण क्या था? ये उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। तो हालांकि रजिया सुल्तान में जो इल्तुतमिश की लड़की थी, उसमें सारे गुण थे शासक बनने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसका मतलब उसे पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह नापसंद थी, क्योंकि बस कारण ये था कि वह स्त्री थी। आज भी स्त्रियों को देखते हैं कि भाई सत्ता में हाथ में, मतलब बहुत से लोगों को जलन होती है। तो भाई उस समय तो सोच ही सकते हैं 800 साल पहले क्या हाल, 900 साल पहले क्या हाल होगा। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन नियुक्त किया। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया किसने? तो रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने ही बलबन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया था। और अगला है, रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी? तो ये इल्तुतमिश की थी। और वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के शासन समान प्रतिपादित किया किसने? तो बलबन ने किया। और वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई किसने? तो ये बलबन ने किया था। अगला है कि राजत्व को उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे किसने? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी ने कहा था कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके बारे में कहा गया था? तो बलबन के बारे में। और कहा किसने था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। और देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में यह प्रश्न पूछा गया है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा परंपरा को प्रारंभ किया कब? कौन सुल्तान था जिसने सिजदा प्रथा को प्रारंभ किया? तो ये बलबन ही था। और चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा किसने? बलबन ने। किसने तोड़ा भाई? बलबन ने। और एक प्रश्न पूछता है चालीसा ग्रुप का शक्तियों का निर्माण किसने किया? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। क्या है ना, ये जो चालीसा ग्रुप था ये 40 सरदारों का एक ग्रुप था, जो कि मतलब किसी भी राजा को शासन सत्ता संभालने में मदद करते थे। ठीक। अगला है तुगरिल खान है कि शासन के मतलब तुगरिल खां जात था किसके शासन में विद्रोह किया था? तो ये बलबन के प्रश्न शासन में। ये 67वीं प्रश्न में मतलब बीपीएससी में पूछा था। प्रश्न इससे था कि बलबन के शासन है, हाँ, तुगरिल खान किसके शासन काल में विद्रोह किया था? तो ये बलबन के शासन काल में। नेक्स्ट एक लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश की जो स्थापना था ये बहलोल लोधी ने किया था। नेक्स्ट है सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज क्या था भाई? तो दीवान अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। अगला है कि तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा कहाँ हुए थे? तो ये कासगंज में हुए थे, जो कि पटियाली में है। कासगंज पटियाली में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त कैसे किया था? तो अली मर्दान खां को। किसको? अली मर्दान खां। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, मतलब कहने मतलब ये जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक। अगला है कि दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा था? तो ये बलबन था। और तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया था किसने? तो बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने। निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। अगला एक वो स्थान जिसका पुनर्नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
खिजराबाद कर दिया गया। ये चित्तौड़ था। चित्तौड़ को इस अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब खिजराबाद का नाम रखा। और अगला है कि कुतुब मीनार के प्रवेश के द्वार को जाना जाता है क्या? अलाई दरवाजा। जो कुतुब, अगला इसको थोड़ा हम लोग ऊपर करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किसके नाम से? तो ये अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि दीवान अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। हालांकि आराम शाह ज्यादा दिन तक नहीं रहा, ठीक है। और आराम शाह के तुरंत बाद कौन बना? तो ये इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहते हैं। किसको? जौनपुर को पूर्व का, जौनपुर को वही पूर्व का सिराज कहा जाता है। अर्थात एक प्रश्न ये भी पूछता है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। और जौनपुर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने सबसे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजारों के मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित किया सबसे पहले, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। और इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई थी किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इब्न बतूता के द्वारा एक प्रश्न पूछता है, रेहला किसके द्वारा लिखा गया था? रेहला जो था इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां समकालीन था किसके भाई? तो चंगेज खां जो समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां जो था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल के समय में था। और सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 से लेके 1240 तक थी लगभग। अगला है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी भाई? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की थी। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद से ही कौन शासक बने? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद से कौन आए? तो सभी लोग पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से फिरोज शाह तुगलक आए नीचे, उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज शाह थे। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी भाई? तो ये दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसने नष्ट किया था? यह सभी लोग पता होगा, कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ये बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अधिकार अमीर सुल्तान किसके, मतलब कौन से वर्ग के थे? ये तुर्क वर्ग के थे। कौन से वर्ग के? तुर्क वर्ग के थे ये। अब अगला पहला तो गुलाम वंश था। अब देखिए खिलजी वंश, गुलाम वंश के जस्ट बाद से आता है खिलजी वंश। गुलाम वंश का कुल जो शासन था 1290 तक था, ठीक है। और इसके बाद 1290 में ही खिलजी वंश शासन आता है। तो खिलजी वंश के शासन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे खरीदा किसने था? तो इसे नुसरत खान ने खरीदा था। किसने? नुसरत खान। में देखिए हाल ही में 17वीं बीपीएससी में पूछा था ये। नेक्स्ट, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी तो ये अलाउद्दीन खिलजी। क्या ना, अलाउद्दीन खिलजी ने कभी काफी ज्यादा सुधार किए थे, तो इसी में सुधारों के क्रम में ये घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। क्योंकि क्या ना, कई लोग थे कि घोड़ों को बार बार मतलब बदल बदल के लेते आते थे, या कोई कमजोर घोड़ा हो उसको भी लेते आते थे, और पैसा मतलब राजा के जो विभाग था उसे ले लेते थे, तो इसलिए ये घोड़ों के दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा बना था तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था भाई? तो ये जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी।
और दाग और हुलिया प्रथा की प्रारंभ की गई थी किसके शासनकाल में थी? अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में। और वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है खिलजी वंश का प्रथम, हाँ, आला बाजार नियंत्रण, तो प्रसिद्ध सुल्तान था बाजार नियंत्रक अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। और इसी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी शासन पर बैठा 1200 कब? तो 1296 में। ठीक। अगला है कि दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही। और वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। और सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुधार किए थे। तो मतलब ज़्यादातर मध्यकालीन इतिहास से अलाउद्दीन खिलजी से ही प्रश्न पूछते भी हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह सुल्तान वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात जितनी फसल होती थी किसानों के, उसका आधा तो ये टैक्स के रूप में ही ले लेता था। तो अगला प्रश्न है पद्मवती घटना जुड़ी थी। पद्मनी लिखा है यहाँ, पद्मावती, रानी पद्मावती होगा। तो इसकी घटना जुड़ी है किससे? तो अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ये राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह। अगला एक रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी कौन था? तो ये जफर खां था। कौन? जफर खां था ये। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किसके किया गया था? मलिक काफूर। अब मलिक काफूर ही दक्षिण भारत में जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जितने भी राज्य लूटे गए या राज्यों पर आक्रमण किए गए दक्षिण भारत में, ये मलिक काफूर के द्वारा ही किया गया था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। और खुद और मुकद्दम इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। कौन? किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये खुद और मुकद्दमों पे काफ़ी मतलब एक तरह से सख्त नियंत्रण किया, तो उनकी तरह से वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही गरीब हो गए। तो अब गरीब हो गए तो भाई उनकी पत्नियां किसी दूसरे घरों में काम करना शुरू कर दी थी। अगला है कि खलीफा की शक्ति का विरोध किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए खालसा भूमि होता क्या था ना, तो कुछ तो भूमि होती थी जो जैसे कि लोगों के पास होती जिस पे खेती होती करते थे, तो आधा राजा को देते थे और आधा खुद रखते थे। लेकिन खालसा भूमि जो ऐसी होती थी जो राजा के सीधे नियंत्रण में आती थी। ठीक है, ये राजा के नियंत्रण में होती थी। इस पे खेती बाड़ी जो होता था ये राजा ही करवाता था। और खेती होती सारा राजा ही करवाता, और जितना इससे फसल होती थी सारा का सारा राजा के ही खाता में ही जाता था। तो खालसा भूमि राजा के सीधे अधीन, मतलब राजा के सीधे अधीन था। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसके थे? तो एल श्रीवास्तव ने। एल श्रीवास्तव। हालांकि ये कहते इसलिए हैं क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ज़्यादातर मतलब धार्मिक जो उलेमा थे या कहा जाए तो जो मुल्ला मौलवी थे उनकी बातें नहीं सुनता था। वो ये वही काम करता था जो एक राजा के लिए एक प्रजा के लिए उचित हो। तो इसकी वजह से इन्होंने एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा दिया है इसके राज्य को। तुगलक वंश खत्म होने के सॉरी हाँ, खिलजी वंश खत्म होने के बाद से आता है कौन? तुगलक वंश। कौन? तुगलक वंश। तो देखिए तुगलक वंश से प्रश्न जो पूछा है, फिरोज शाह, तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी किसके द्वारा? तो शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत बदली थी किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये नसरुद्दीन महमूद था। किस था? नसरुद्दीन महमूद। और 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री व इतिहास का नया व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया, ये कौन था? इब्न बतूता। कौन था ये? इब्न बतूता।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ किया था? तो दौलताबाद। आज भी जो कहावत कहते हैं ना, दिल्ली से दौलताबाद, ये तुगलक के शासनकाल में ही आया था। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने में प्रयास किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी, ये 2016 में पूछा गया है। और हाल ही में अभी अब फिर आगे जो होने वाला जनवरी में बीएसओ का, तो इसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे ज़्यादातर यहीं से। नेक्स्ट है कि वह शासक जिसके काल के विषय पर इब्न बतूता को रहला प्रकाश डालती है? मोहम्मद बिन तुगलक। और कहने कि इब्न बतूता की लिखा किसके द्वारा गया है? तो रहला किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट एक, वह दिल्ली सुल्तान जिस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और वो विभाग कौन था? तो ये अमीर कोही था। कौन? अमीर कोही था। क्या था? अमीर कोही, जो कृषि विभाग था, अमीर कोही। खैर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये कह रहे कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे क्या शक्ति थी? ये परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। क्या जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक आया था, इसने भी अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन था, जो खालसा भूमि था, उस पर ज़्यादा कब्जा किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आया तो विशिष्ट वर्गों को खुश करने के लिए इसने जागीर बांटना प्रारंभ कर दिया था। तो वही प्रश्न है ये। और अगला है कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था? ये दलाइल ए फिरोज शाही। किसमें? तो दलाइल ए फिरोज शाही में। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, ये फिरोज शाह तुगलक ही था। और वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा था एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। और वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ही था। और वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, तो ये नहरों का निर्माण सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। स्टार्ट तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा की जब बात करेगा ना, तो ये नाम हमेशा फिरोज शाह तुगलक ही आएगा। अर्थात आप अच्छा, कोई इसमें ऑप्शन तो है नहीं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहले तो उसके बाद से ये तुगलक वंश था, तुगलक वंश के बाद से ये आता है सैयद वंश, ठीक है। तो सैयद वंश से कौन कौन से प्रश्न थे? तो देखिए, तारीख मुबारक शाही लेखक यहिया सरहिंदी के शासनकाल में था। किसके? तो सैयद वंश के शासनकाल में। और तारीख मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? ये भी सैयद वंश के। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन से वंश की स्थापना हुई? तो ये सैयद लोदी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सैयद वंश के बाद से लोदी वंश, ठीक है। तो देखिए लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। और वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, किसने? सिकंदर लोदी ने। एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि आगरा की स्थापना आगरा शहर को बसाया किसने था? तो सिकंदर लोदी ने। अब सल्तनत कालीन से और ने जो प्रश्न छूट गए वो देखा जाए तो 12 मासा की रचना किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। और दीवान इंसा का संबंध किससे था? दीवान इंसा कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो शाही पत्र व्यवहार से था। किससे? शाही पत्र व्यवहार से था। और अगला प्रश्न देखते हैं। वह कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत, अगला प्रश्न ये कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? तो गांव के सरपंच के लिए। और इन्हीं पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे काफ़ी नियंत्रण किया था। तो इनकी हालत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराब हो गई थी। अगला है कि दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने ही किया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक पराजित हुआ। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान। और किससे पराजित हुआ था भाई? ये गोरी से, मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। और प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला कि गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर विध्वंस कब किया था? तो 1126 ईस्वी में। कभी कभी 1125 भी दिया रहता है, ठीक है, और कभी कभी 1126 दिया रहता है। हालांकि दोनों को माना जाता है। ये ऑप्शन में दोनों कभी नहीं दिया रहेगा, केवल एक ही दिया रहेगा, या तो 26 रहेगा या 25 रहेगा। अगला प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था किसे? तो मोहम्मद गोरी को। ऊपर हम लोग देखेंगे कि प्रथम में कौन पराजित किया, द्वितीय में कौन।
अगला कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। और विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था कितने? तो सुल्तान मोहम्मद गजनवी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी। अब देखिए कितना प्रश्न, ये कितना बार पूछा जा चुका है और आने भी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाने की इसी से संभावना रहेगी। नेक्स्ट एक बहमनी वंश। बहमनी वंश, देखिए तो बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन था। और दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ था कहाँ पे? तो बीजापुर गोलकुंडा से। कहाँ से? बीजापुर गोलकुंडा। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्या है कि वह विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय था। और विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। और विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था कौन था? तो कृष्णदेवराय। एक प्रश्न पूछता है अमुत्तमाल्यमदम, ऐसे कुछ नाम है, वह किसके द्वारा लिखा गया था? ये कृष्णदेवराय के द्वारा ही लिखा गया था। आगे मिलेगा अभी कहीं प्रश्न वो। अगला है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के राजा लड़ा था। और देखिए ये 63वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। हम्पी आज भी एक तरह से खंडहरों के रूप में बसा हुआ है। तो विजयनगर के जो अवशेष हैं वो हम्पी में मिलते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व, अर्थात जो वहाँ के जितने भी शासन चलते थे ये भू राजस्व के माध्यम से ही चलते थे। और अगला प्रश्न ये है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या? तो सैनिकों को अनुदान। अमरम शब्द क्या था? तो सैनिकों को अनुदान था। और कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना किया था, तो नागलपुर उपनगर को। नेक्स्ट एक निकोलो कांटी नामक इटावली यात्री भारत कब आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में यह आया था यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है 15वीं, मतलब इसी में मध्यकालीन इतिहास में 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से संबंधित। तो इसमें कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। मतलब निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? ये चिश्ती संप्रदाय थे। कौन? चिश्ती संप्रदाय थे। और 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह था। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। और ये प्रश्न पूछा क्यों है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये पटना में ही हुआ था, इसकी वजह से पूछा हुआ है। अगला कि भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और सूफीवाद घनिष्ठता संबंध है किससे? तो इस्लाम से। सूफीवाद जो मेन जड़े है इसका इस्लाम से संबंध है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था, तो ये इब्नुल अरबी था। कौन? ये इब्नुल अरबी। नेक्स्ट है अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुदा हूँ। अनहलक का जो अर्थ होता है ना, मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही के नाम से कौन जाना जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता था। अगला कि निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, ऊपर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये चिश्ती संप्रदाय थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया थे क्या भाई? तो ये सूफी संत थे। और शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय थे। नेक्स्ट एक मध्यकालीन बिहार शरीफ का नगर। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किसके लिए? तो विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार शरीफ जो वर्तमान में बिहार में है, मतलब बिहार शरीफ जो है वो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात था उस समय मध्यकालीन भारत में। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफियों से था? ये फिरदौसी संप्रदाय से हैं। फिरदौसी संप्रदाय थे। और दक्षिण भारत में शैव संतों को कहा जाता था नैनार। क्या कहा जाता था? नैनार। शैव संतों को नवनार कहा जाता था। और वैष्णव संतों को, जो वैष्णव संत थे ना, उनको अलवार कहा जाता था। क्या? अलवार। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो वैष्णव संतों को अलवार कहते थे और शैव संतों को नैनार कहते थे। अगला कि सभी
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। तो मतलब कहने का मतलब कि जितने भी संत थे उन्होंने अपना जो लोगों को स्पीच दिया या लोगों को समझाया उन्हीं भाषा में कहें जो लोग समझते थे, न कि क्लिष्ट भाषा में। अगला प्रश्न है कि सभी भारत के शैव संतों, हाँ ये तो हम लोग देख ही चुके थे। नेक्स्ट है कि मतेंद्रनाथ क्या है ये भाई, हाँ मतेंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो योगिनी काल था ये। और निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक कौन थे? तो कबीर। कबीर जो कवि थे ये निर्गुण शाखा से कवि थे। नेक्स्ट है कि भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे? तो कबीर। कबीर मतलब कृष्ण के उपासक नहीं थे ये। अगला है कि भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विशंबर था। एक प्रश्न पूछता है कि विशंबर का जो वास्तविक मतलब चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंबर। भी ऐसे भी प्रश्न पूछता है। और विशंबर किस संत का नाम था? तो चैत्य का। तो ये मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था इनका। और ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अगला है कि 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह था और इनका जन्म पटना में हुआ था। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और वारकरी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में? मतलब कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। और जिस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग से संकलित थे तो कौन थे? तुकाराम थे। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किया था किसने? तो रामानंद ने। यह प्रश्न कई बार यह भी पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। और अगला है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया थे क्या भाई? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है सूफी जाने जाते थे तो मुस्लिम संत के नाम से जाते थे। जो सूफी थे ये मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। और रामानुजाचार्य संबंधित है किससे? तो विशिष्टाद्वैतवाद से। रामानुजाचार्य थे ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब हुआ था भाई? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो 1845 से लेके 1846 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद सिंह ने। और देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा है और अवर निरीक्षक में। अगला है गुरु गोविंद सिंह ने फारसी सीखी किसे? तो आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी सीखी कहाँ पे? तो आनंदपुर साहिब में। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10। गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें नंबर के गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और हनूज दिल्ली दूरस्थ अभी, तो अर्थात दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में ही है। और गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन किसने किया था? तो किसमें हुआ था, किसमें किया गया है? दसम ग्रंथ पुस्तक में। अर्थात गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया गया है तो दसम ग्रंथ पुस्तक में। अर्थात ये क्या है? सही है। अब देखिए आगे जितने प्रश्न हैं यहाँ से अब मुगल साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य के प्रश्न आगे हैं। तो आज की वीडियो में लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसमें मुगल साम्राज्य से संबंधित और जितने भी मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे। देखिए ये प्रश्न बार बार मतलब पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे भी यही पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो और इस चैनल पे आप सभी लोगों को बिहार से संबंधित जितने भी मतलब आने वाले एग्जाम हैं उन सभी प्रश्नों को जीएस का प्रश्न मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हल कराया जाएगा। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।